प्रेशर एक्सर्टेड बाई ए गैस, मैंने हेडिंग पहले डलवा के उसके बाद फिर एक फॉर्मूला करवाया था, याद होगा आप लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, याद आ रहा है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल 1/2 mv स्क्वायर का बार इज इक्वल टू 3/2 kBt, यही था ना, kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान समझने वाला ये टॉपिक। अच्छा, ये वाला जो डेरिवेशन है इस चैप्टर का सबसे लंबा डेरिवेशन है, पर फिर भी है कि भाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत अलग सा एक डेरिवेशन है, ठीक है। और पहले से मन बना के बैठ जाना है कि आपको कुछ चीजें इसमें लेंदी होने की वजह से परेशान करेंगे, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। लिखें, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल, है ना, प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस का फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। लिखो, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स, ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ a gas exert pressure, a gas exert pressure on the walls of the container, a gas exert pressure on the walls of the container due to, किस कारण से प्रेशर एक्सर्ट करती है, a gas exert pressure on the walls of the container due to continuous collisions of the molecules, due to continuous collisions of the molecules against the wall, continuous collisions of the molecules against the wall, मतलब किसी भी कंटेनर की दीवारों पर कोई गैस प्रेशर किस कारण से लगाती है। अगर कोई तुमसे पूछे अच्छा ये गैस का प्रेशर होता क्यों है, या हम पे भी अगर पूछे कि यार हवा हमारे ऊपर प्रेशर क्यों लगाती है, तो हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस कोलिजन, टक्करों के कारण। मतलब उसकी रीजनिंग दी गई है ये कि आखिर ये प्रेशर एक्सर्ट करने की पावर आती कहां से है, तो टक्करों के कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। हाँ हाँ, वो तो प्रेशर एक्सर्ट होगा वेट की वजह से, लेकिन ये गैसेस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो गैसेस मॉलिक्यूल में चूंकि ब्राउनियर मोशन हो रहा होता है, तो टक्करों की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। अब वो प्रूफ भी होगा बाकायदा भी, ठीक है। लिखो इसमें, कंसीडर, अगली लाइन से लिखिए अब, कंसीडर ए गैस कंटेन्ड इन अ वेसल, कंसीडर ए गैस कंटेन्ड इन अ वेसल, ठीक है। थोड़ा सा एक बार ये डायग्राम बना लूंगा, अच्छा बल्कि पहले बना ही देता हूँ, फिर एक्सेस बनाऊंगा। देखो, है ना, सबसे पहली बात देखिए, ये रहा आपके पास consider a gas molecule, sorry, consider a gas contained in a vessel, बस consider a gas contained in a vessel, अभी इतना ही रखो। अब सुनो, ये हो गई हमारी कौन सी एक्सेस, z एक्सेस, इसको z लिया है और इसको लिया है y, ये हो गई y एक्सेस, ये हो गई x एक्सेस। अच्छा बताओ, इसको x और इसको y क्यों लेते हैं, क्योंकि ये फ्लोर होता है। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक क्यूबॉइडल कंटेनर है, जैसे एक कमरा है, इस कमरे के अंदर गैस भरी हुई है, उस गैस के मॉलिक्यूल इस कमरे की दीवारों पर या कहीं भी कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ये फाइंड करना है हमें, हमारा मेन मकसद ये है। तो ये कमरा है क्यूबॉइडल, इस कमरे का जो नीचे वाला फ्लोर है ये एक्स वाई प्लेन माना गया है। तो ये जो खड़ी हुई लाइन है, मतलब ये ऐसे लिया गया, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई और ये जेड एक्सेस हो गई, ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस हो गई और ये जेड एक्सेस हो गई। तो नीचे वाला जो फ्लोर है वो एक्स वाई प्लेन है, तो ये एक्स वाई प्लेन है नीचे वाला, क्लियर है। और ऊपर खड़ी वाली एक्सेस को हमने क्या ले लिया, जेड एक्सेस, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या मान लिया है, ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ठीक है। अब देखो आगे लिखो, फिर अभी मत बनाइएगा डायग्राम, आपको बन जाएगा आराम से, लेकिन पहले लिखो दो चार बातें, ठीक है ना। सपोज द, लिखिए, सपोज द एज इज EDGES वाली, सपोज द एज इज EDGES, ठीक है ना। सपोज द एज इज OA, OC एंड OE, OA, OC एंड OD, सॉरी OE, ABC, फिर ये यहाँ पर D, फिर यहाँ पर E, फिर यहाँ पर ये F, और ये आपका पॉइंट हो गया क्या, G, ठीक है ना, G, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। अब देखो क्या लिखा, सपोज द एजेस OA, OC एंड OE लाइंग अलोंग, लाइंग LYING, इतना सब कुछ देख लो, कितना मानना पड़ेगा इसमें सब चीजें, ठीक है ना। फिर भी मैं बहुत छोटा करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा, लेकिन कंपैरेटिवली बड़ा ही है डेरिवेशन, थोड़ा सा है ना, अजीब सा है, समझने में भी थोड़ी मुश्किलें आएंगी, बहुत डिफरेंट चीज है ये एक तरीके की। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस को बच्चा बचपन से जानता है वैसे,
बहुत छोटे से बच्चे को भी बताओगे ना कि बेटा देखो इसमें जो सिलेंडर में गैस भरी हुई है वो क्या करती है, प्रेशर डालती है, या देखो जो हमारे टायर के अंदर हवा भरी हुई है वो प्रेशर डालती है। क्यों? अगर आपको नहीं लग रहा हो कि प्रेशर डालती है तो उसको क्या करो, वाल्व खोल के दिखा दो, तुरंत बाहर निकल के आएगी, गैस्ट्रिक आएगी, हवा बाहर निकल जाएगी पहिए से। तो हवा क्यों निकल रही है? क्योंकि प्रेशर है अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है। तो गैस का प्रेशर, तो ये चीज मतलब पता पहले से होती है, लेकिन प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस को हम अब जानने की कोशिश करेंगे। प्रेशर लगता है ये तो पता होता है, लेकिन प्रेशर क्यों लगता है, कैसे लगता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो सब कुछ नहीं पता था, ठीक है ना। प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला नहीं पता था हमने अब तक, सिर्फ इतना पता था हाँ कोई गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है ना। तो क्या लिखा, कंसिडर गैस, सपोज द एजेस OA, OB, OA, OC एंड OE आर लाइंग अलोंग x, y एंड z एक्सिस, x, y एंड z एक्सिस, ठीक। लेट, फिर सपोज भी कर लो, लेट भी कर लो, सब कुछ है इसमें। लेट n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस पर यूनिट वॉल्यूम, small n be the number of molecules of the gas per unit volume। मान लो कि गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, स्मॉल n be the number of molecules of the gas per unit volume and m be the mass of each molecule, मान लो कि m जो है वो हर एक मॉलिक्यूल का मास है, स्मॉल m बी द मास ऑफ द ईच मॉलिक्यूल, है ना। हो गया यहां तक। फिर लेट v बी द वेलोसिटी। इतना सब कुछ मानते जा रहे हैं हम लोग, हालांकि मानने का मतलब ये कोई एजम्पशन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि एज्यूम कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा है भाई, अगर गैस का मॉलिक्यूल हमारे कंटेनर के अंदर रखी हुई गैस का पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल हो, 1000 मॉलिक्यूल हो, तो हमने मान लिया कि मान लो n मॉलिक्यूल्स रहे होंगे पर यूनिट वॉल्यूम, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी रही होगी, v, ठीक है ना। ईच मॉलिक्यूल की इसलिए मान ली v क्योंकि हर एक की अलग अलग, वैसे अलग अलग होती है, लेकिन सबको अलग अलग पढ़ पाना, कंसिडर कर पाना पॉसिबल नहीं है। हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी अलग ही डिफरेंट होती है, लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितना मान लिया, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। गैस के हर एक मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v होगी, ठीक है ना। ईच मॉलिक्यूल, v बी द वेलोसिटी ऑफ एनी गैस मॉलिक्यूल एट एनी इंस्टेंट। अच्छा ईच नहीं कर रहे थे, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलो एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, नहीं तो एजम्पशन हो जाएगा, सही कर रही है, ऑफ एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। इसको पूरा करना भाई, इसलिए मैंने पहले बताया था कि थोड़ा डेरिवेशन लंबा है, लेकिन आप जल्दी जल्दी अगर करेंगे, समझेंगे थोड़ा, तो कुछ काम बनेगा, कुछ बात बनेगी। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई भी एक मॉलिक्यूल मैंने कंसिडर कर लिया अपने मन में, मतलब मन से मेरा मतलब मैंने कंसिडर कर लिया इस कंटेनर के अंदर। पहली बात, इस कंटेनर के अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, अगर कोई पूछे टोटल मॉलिक्यूल्स तो बोलेंगे कैपिटल N, और अगर कहे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने होंगे, स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल N अपॉन V। टोटल n को V से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो पर यूनिट वॉल्यूम मॉलिक्यूल की संख्या निकल के आ जाएगी। क्लियर। अब मैंने मान लिया कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, किसी एक पर्टिकुलर समय पर कितनी वेलोसिटी लेकर चल रहा है, v वेलोसिटी। तो अगर कोई एक मॉलिक्यूल ये है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल 3D मोशन करते हैं, मोशन इन 3D होता है कि नहीं। गैसियस मॉलिक्यूल का मोशन कैसा होता है, ब्राउनियन मोशन मतलब जैसे मैंने आपको बताया था मच्छर का मोशन कैसा, मोशन इन 3D, मच्छर का मोशन, एरोप्लेन का मोशन इन 3D, कार का मोशन इन 2D, प्लेन में चलती है कार, जो है वो प्लेन में चलती है। क्लियर हो रहा है ना। तो गैसियस मॉलिक्यूल का जो मोशन होता है, मोशन इन 3D, कभी वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी जा सकता है, वाई के अलॉन्ग भी जा सकता है, जेड के अलॉन्ग भी जा सकता है, मूव कर सकता है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये जो v है, इसके 3 कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से 3 कंपोनेंट, एक हो जाएगा सर vx, x के अलॉन्ग, एक हो जाएगा vz, z के अलॉन्ग, एक हो जाएगा vy, y के अलॉन्ग। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। मतलब ऐसे मानो कि कोई गैस मॉलिक्यूल किसी पर्टिकुलर समय पर ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे इतने पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पहली बार उसको चेक भी नहीं कर सकते हम, इतना ब्राउनियन मोशन होता है। लेकिन किसी एक समय पर मैंने किसी मॉलिक्यूल को कंसीडर किया, वो मॉलिक्यूल हवा का मतलब गैस का मॉलिक्यूल इस कमरे के अंदर मौजूद है। आप ऐसे सोचो ना, हवा का पार्टिकल, बस अपने कमरे को मान लो ये क्यूब,
इस कमरे के अंदर मौजूद हवा को मान लो गैसियस मॉलिक्यूल्स, उनमें से किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में हम कंसीडर कर रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे उसको नेकेड आई से, पहली बात तो, लेकिन हम मान रहे हैं कि मान लो कोई एक मॉलिक्यूल किसी एक पर्टिकुलर समय पर मान लो ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, उसके बाद वेलोसिटी ऐसे है v, तो इस v के 3 कंपोनेंट है vx, vz, vy। कुछ बात समझ में ना, इसी v के ये जो v है अगर मान लो ऐसे v हुआ तो vx, vy, vz। कुछ बात समझ में आ गई ना, तो इसके 3 कंपोनेंट हो गए vx, vy और vz। अब अगर ऐसा है तो बताओ वेलोसिटी v कितनी हो जाएगी, vx i कैप प्लस vy j कैप प्लस vz k कैप, कह सकता हूं कि नहीं? बहुत बढ़िया। अगर कह दूं मॉड ऑफ v मतलब v कितना हो जाएगा, अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला पता है, तो मैं यहां से ये भी कह सकता हूं v स्क्वायर बराबर vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर। बोलो यहां तक कोई समस्या हो तो? पक्का? बहुत अच्छे। अब जब मॉलिक्यूल मूव करना शुरू करेगा किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग, मान लेते हैं अभी फिलहाल हम केवल एक्स एक्सिस के अलोंग बात करते हैं, ठीक है ना। एक अभी इसमें इसके पास हालांकि तीनों डायरेक्शन में वेलोसिटी है, एक्स के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है, जेड के अलोंग भी है। तो मान लो कि एक्स के अलोंग जब ये पार्टिकल जिसका मास कितना है m, तो कितने वेलोसिटी के साथ ये जाकर के सामने वाली दीवार से टकराएगा, vx वेलोसिटी के साथ ये इस दीवार से टकराया तो इसका मोमेंटम कितना होगा उस समय, m इंटू vx। टक्कर के बाद ये कैसा कोलिजन होता है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की खासियत होती है कि वो एकदम से रिबाउंड हो जाता है, अब समझ लो ना। और सामने जो दीवार खड़ी है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, सामने खड़ी हुई दीवार इस गैस के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था साइकिल और पहाड़। याद आ रहा है कुछ, कि जब टारगेट बॉडी रेस्ट में हो और वो बहुत बड़ी भी हो उसके कंपैरिजन में, तो फिर वो जो बॉडी होती है वो उसी वेलोसिटी से वापस लौट आती है, और जो खड़ा हुआ पहाड़ है वो उस पर कोई फर्क, याद आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो इलास्टिक कोलिजन के केस में जब हमने पढ़ा था कि भाई जब कोई चीज टकराएगी तो जितनी वेलोसिटी जाके टकराएगी उतनी वेलोसिटी से वापस लौट आएगी। तो इसका मोमेंटम जाते समय कितना था, इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी एक्स, आते समय कितना होगा माइनस m इंटू वी एक्स। माइनस क्यों? क्योंकि सर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, बोलो को डाउट हो तो, या ये भी कह सकता है मास स्केलर है, जाते समय वेलोसिटी vx, आते समय वेलोसिटी माइनस vx, तो फिर जाने का मोमेंटम mvx, आने का मोमेंटम, भाई वाह मजा आ गया। अगर ये समझ में आ रहा तो फिर कुछ बचा नहीं है इसमें, यही बस। ये भी चीजें कई बार लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन जब क्योंकि वहां बहुत डिस्कशन हुआ था इसलिए चीजें आपको आराम से समझ में आ रही हैं कि हमने टारगेट बॉडी को रेस्ट में लिया था और बड़ा टारगेट बॉडी थी, तो फिर हमने कहा था कि बॉडी टकराने के बाद साइकिल की टक्कर अगर पहाड़ से हो जाएगी तो साइकिल ही वापस लौट आएगी, या बॉल टकराएगी जाकर के किसी पहाड़ से तो बॉल ही वापस लौट आएगी। हालांकि बॉल कैसी होनी चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक, तभी वो एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से वापस आएगी। वापस तो कोई भी बॉल आएगी, समझ गए ना। वापस तो मान लो कोई भारी सी कोई चीज जाके पहाड़ से टकरा करके तो हल्का फुल्का तो पीछे वो भी हटेगी, कोई भी चीज हो चाहे, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक होगी तो बिल्कुल उतनी ही वेलोसिटी से वापस आ जाएगी जितनी वेलोसिटी से गई थी, ठीक है ना। और हम ये मान के चल रहे हैं कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं गैसेस मॉलिक्यूल के, बात समझ में आ गई ना। बहुत अच्छे। तो बोलूंगा मैं मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सेस बिफोर कोलिजन कितना होगा, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू m इंटू वी एक्स। फिर लिखूंगा मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस आफ्टर कोलिजन, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन कितना हो जाएगा भाई, माइनस का m वी एक्स। बहुत बढ़िया। चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, अगर मैंने आपसे पूछ लिया चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, वेरी गुड। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p बराबर फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज है, डिफरेंस नहीं है, चेंज है। चेंज हमेशा कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल करके। तो इसका मतलब फाइनल कितना है, माइनस का m वी एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर m वी एक्स, मिला जुला कर कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p बराबर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ m वी एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, पकड़ पा रहे हो ना। बहुत अच्छे। माइनस का 2 m वी एक्स। अगर इस मोमेंटम में देखो, पहली बात इतना नोट कर लो अब, है ना, क्योंकि जगह बनेगी तब बता पाऊंगा, ठीक है। करो नोट जल्दी से। वापस जो लोग अभी थोड़ा लेट भी आए तो उनको भी समझा देता हूं वापस। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल ऑन द कंटेनर, ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, या कहीं भी प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल भी नहीं है, खाली गैस की बात हो रही है। तो कोई गैसियस सैंपल कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है किसी कंटेनर की वॉल पर, यह जानने के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया, सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया। कंटेनर को अब की बार सिलिंड्रिकल नहीं लिया है, क्यूबॉइडल लिया है।
ताकि उसकी एक्स और वाई और जेड एक्सिस दिखा पाना आसान हो, अच्छा हो, इसलिए, और कोई वजह नहीं है। नहीं तो ये कंटेनर आप सिलिंड्रिकल भी ले सकते हैं, स्फेरिकल भी ले सकते हैं, लेंगे 3D ही। क्यों? क्योंकि गैसियस मॉलिक्यूल एक स्ट्रेट लाइन में या प्लेन में मूव नहीं करते, गैसियस मॉलिक्यूल हमेशा स्पेस में मूव करते हैं, ऐसे ऐसे। क्लियर? तो गैसियस मॉलिक्यूल का इस मोशन दिखाने के लिए हमें कोई ना कोई 3D फिगर ही लेना पड़ेगा। स्फीयर भी ले सकते थे, सिलेंडर भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्यूबॉइड को इसलिए चूज किया क्योंकि क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को लेना बेहतर रहेगा, अच्छा लगेगा देखकर। क्यूबॉइडल सिस्टम एक रेक्टिलिनियर, मतलब एक रेक्टेंगुलर सिस्टम भी होता है, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर सिस्टम। तो इसके लिए मैंने क्या किया, क्यूबॉइडल कंटेनर ले लिया, उसमें कोई एक गैस भर दी, उस गैस के अंदर मान लिया कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने मॉलिक्यूल होंगे, स्मॉल एन। स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हर एक मॉलिक्यूल या कोई भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली, v, और वो वेलोसिटी v अगर है तो वो क्योंकि स्पेस में मूव कर रहा है इसलिए उसके पास 3D मोशन हो रहा होगा, तो 3 डायमेंशनल वेलोसिटी रखेगा, vxi का प्लस vy का प्लस vz का। ये सब कुछ मैंने कर लिया। अब हमें मेन मुद्दा क्या है, हमें निकालना है प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो धीरे धीरे देखो मैं कहां लेके आ रहा हूं आपको। तो सबसे पहली बात लाना है हमें प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, फिर फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए पहले चाहिए होगा चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम मैंने सबसे पहले निकाला। मैंने क्या किया कि कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि अभी केवल x के डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं, तो x के अलोंग उसकी मोमेंटम में आने वाला चेंज -2mvx के इक्वल होगा। मान लो कि मैं ये चेंज डेल्टा टी टाइम में पता कर रहा हूं, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में कितना चेंज इन मोमेंटम आएगा। तो मैंने कहा अगर डेल्टा टी टाइम में मैं ये चेंज इन मोमेंटम देखना चाहता हूं तो बड़े ध्यान से सुनो। अब एक बात दिमाग में आएगी, सर जिस डेल्टा टी टाइम में हम चेंज इन मोमेंटम चेक कर रहे हैं उस डेल्टा टी टाइम में सारे के सारे मॉलिक्यूल केवल पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग तो मूव नहीं कर रहे होंगे ना। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होंगे जो इधर जा रहे होंगे। अगर कुछ मॉलिक्यूल इधर की ओर जा रहे होंगे, इस कमरे में जो हवा के मॉलिक्यूल हैं तो वो सारे के सारे पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग तो मूव नहीं कर रहे होंगे। कुछ ऐसे चल रहे होंगे, कुछ ऐसे चल रहे होंगे, कुछ ऊपर की ओर जा रहे हैं, कुछ नीचे की ओर जा रहे हैं, कुछ इधर की ओर जा रहे हैं, कुछ इधर की ओर जा रहे हैं। ब्राउनियन मोशन है तो कुछ भी हो सकता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर ऐसा है कि कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे होंगे और कुछ मॉलिक्यूल इधर, तो x के अलोंग भी हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज ये मान लेते हैं कि उतने ही टाइम में, जितने टाइम को आप कंसीडर कर रहे हो। मान लीजिए मैं पता करना चाहता हूँ 5 सेकंड में होने वाली टक्करों को पता करना चाहता हूँ, तो 5 सेकंड में अगर 1000 मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे दीवारों से, तो मेरा मानना पड़ेगा ऑन एन एवरेज कि 500 मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्सिस के साथ अलोंग चल करके इस वाली दीवार से टकरा रहे होंगे और 500 मॉलिक्यूल नेगेटिव एक्सिस की ओर मूव करके उस वाली दीवार से टकरा रहे होंगे। कुछ बातें समझ में आ रही है? मतलब ये ऑन एन एवरेज ले लिया मैंने। भाई एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, एग्जैक्ट तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता। गैस के मॉलिक्यूल की संख्या इतनी है जितनी संख्या हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। थोड़े से सैंपल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हमें ऑन एन एवरेज क्या मानना पड़ेगा कि मान लो जिस डेल्टा टी टाइम में हम चेंज इन मोमेंटम पता कर रहे हैं, उसी डेल्टा टी टाइम में आधे मॉलिक्यूल इस ओर और आधे मॉलिक्यूल इस ओर मूव कर रहे होंगे। तो जो मॉलिक्यूल इस ओर मूव कर रहे होंगे उनका चेंज इन मोमेंटम मैंने निकाला है। ये भी बोलो बात समझ में आई कि नहीं? तो हम यहां से बात करते हुए, अच्छा चलो जी ये भी हो जाएगा। फिर मैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि इस ओर मूव कर रहे होंगे ये निकालना चाहता हूं। मान लो मैं आपसे पूछूं, बताओ डेल्टा टी टाइम में टोटल कितने मॉलिक्यूल इस ओर मूव कर जाए होंगे, टोटल कितने मॉलिक्यूल इस वाली दीवार से टकरा रहे होंगे डेल्टा टी टाइम में। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए क्या करोगे? मैं कहूंगा भैया टोटल, पहली बात आप मुझे सुनो, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस के अलोंग निकालने हो तो मैं एक काम कर लूंगा कि मान लो ये इसके मैं केवल इतने हिस्से को कंसीडर कर रहा हूं, जिसका सामने का एरिया कितना है ए। पूरी दीवार का एरिया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने उसमें से छोटा सा एक एलिमेंटल एरिया कट कर लिया या अलग से एक एरिया ले लिया ए। इतने एरिया में कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ? अगर मैं केवल बार बार कह रहा हूं, मेरे सामने दीवार है, इसमें तो पूरे में बहुत सारे मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, लेकिन मान लो कि मैंने छोटा सा एक सिलिंड्रिकल पार्ट मान लिया कि मान लो इसमें जाने वाले, इस एनवेलप में जाने वाले मॉलिक्यूल जो दीवार से टकराएंगे वही लौट के वापस आएंगे। क्लियर? तो इस एनवेलप में कितने मॉलिक्यूल होंगे? अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस एनवेलप में टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे टोटल, तो हम कहेंगे सर इस एनवेलप का टोटल वॉल्यूम इनटू स्मॉल एन होगा। और अगर सर मुझे इस एनवेलप का टोटल वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? इस सिलेंडर का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम सर एरिया इनटू थिकनेस, एरिया इनटू थिकनेस या एरिया इनटू डिस्टेंस,
यही तो होगा। एरिया इंटू डिस्टेंस अगर निकालनी है तो पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, अगर मुझे ये पता करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, आप मुझे बता सकते हो ए इंटू वी एक्स का क्या मतलब होगा। अगर ए इंटू एक्स होता तो सीधे बस वॉल्यूम होता, लेकिन ए इंटू वी एक्स है तो ए इंटू वी एक्स को मैं ये भी तो कह सकता हूं ए इंटू एक्स बाई टी। तो इसका मतलब ए इंटू एक्स मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम पर सेकेंड, मतलब इस पर सेकेंड कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, इससे वो निकल के आएगा। अगर मैंने यहाँ स्मॉल एन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो हो गया वॉल्यूम फ्लोइंग, वॉल्यूम पर सेकेंड, और ये हो गया स्मॉल एन। हाँ अभी रुको, तो मैंने बोला गैसेस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इस ओर कितनी है, इस ओर एक्स एक्सिस के अलोंग वी एक्स। अरे उसका ये वाला कंपोनेंट एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना है वी एक्स। एरिया इंटू डिस्टेंस होता है वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी होता है वॉल्यूम पर सेकेंड होता है। तो एरिया इंटू वेलोसिटी करके मैं क्या निकाल लूंगा, पर सेकेंड कितना वॉल्यूम मॉलिक्यूल का कितना वॉल्यूम वहां टकरा रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना वॉल्यूम पर सेकेंड टकरा रहा है पर सेकेंड। इससे निकलेगा कैसे, स्मॉल एन इंटू ए। मैं बार बार कह रहा था, पहले ही बताया अभी बता रहा हूं, ये समझना ही बस थोड़ा मुश्किल है, जिसकी समझ में आ गया उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। फिर स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो इतना क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। कोलाइड अलोंग एक्स एक्सिस पर सेकेंड बोलो कोई डाउट हो तो। अगर ये पर सेकेंड है और मुझे 2 सेकंड का निकालना हो या 6 सेकंड का निकालना, 10 सेकंड का निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, उतने ही टाइम से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो मान लेता हूं कि मैं डेल्टा टी टाइम का, मतलब जब मेरे ऑब्जर्वेशन से टाइम कितना बीता होगा डेल्टा टी, उतने का निकालना चाहता हूं, तो क्या कर दूंगा, इससे मल्टीप्लाई इंटू डेल्टा टी। दीज आर, अगर मैं आपसे केवल इतना पूछूं अब, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग या कोलाइडिंग with the wall of the container along x axis in time delta t। तो आप मेरी बात मान लेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मैं समझा रहा हूं ये बहुत, इसको समझा कर ही मैंने ये बात पूछी आपसे लास्ट में। अब वापस अगर नहीं आ रहा फिर समझो बात को, बताने की कोशिश क्या की जा रही है। इस कमरे में तो बहुत बड़ा वॉल्यूम है, मैं पता नहीं है भाई, अब मैं इसमें से छोटा सा हिस्सा लेकर उस पर स्टडी करूंगा, फिर बाद में उसको क्या कर दूंगा, बाद में देखूंगा कि उसको कैसे मुझे बाइफरकेट करना है, ठीक है। तो मैंने अपने मन से क्या मान लिया कि मान लो इस कमरे के अंदर एक सिलिंड्रिकल कंटेनर ले लिया मैंने, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम, इसी में ही सिलिंड्रिकल वॉल्यूम मतलब सामने टकरा गया एरिया, सिलिंड्रिकल भी जरूरी नहीं है, केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए और डिस्टेंस पता होनी चाहिए, किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। अगर आपने सामने, ये जरूरी नहीं कि गोल ही माने आप, अगर आपने दीवार पे सामने कहा भैया दीवार तो बहुत बड़ी सी है, उसका नहीं लेना, मुझे छोटे से हिस्से पे पहले निकाल लेता हूं फिर देखेंगे। और वैसे भी जितना प्रेशर इस पॉइंट पे पड़ रहा होगा उतना ही प्रेशर उस पॉइंट पर, उतना ही उस पर, पूरी दीवारों पर एक जैसा प्रेशर पड़ेगा, यूनिफॉर्म प्रेशर। बोलो बात समझ आई कि नहीं। तो मैंने सामने से एक छोटा सा हिस्सा कट कर लिया जिसका एरिया मैंने कितना ले लिया, ए, उसके करस्पॉन्डिंग ये मेरी दूरी कितनी हो गई, दीवार मेरी वहां है और मैं यहां हूं, तो बस जितना मैंने वहां, मान लो मैंने वहां एक स्क्वायर बनाया, अभी मैंने सर्कल बनाया था, सामने वाली दीवार पर मैंने क्या कंसीडर किया पहले, सर्कल अभी, लेकिन मान लो कि स्क्वायर बनाता तो स्क्वायर के बराबर यहां पर मैं क्या लेके आ जाऊंगा, एक 3D फिगर। इतने में कितने मॉलिक्यूल हैं, अब ये मॉलिक्यूल केवल उधर नहीं है, यही मॉलिक्यूल इधर वाली दीवार पर भी होंगे। कुछ बात पकड़ में आ रही है। तो इसके लिए तुम्हें अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने तो क्या करोगे, सर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करने हो तो वॉल्यूम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। लेकिन अगर वॉल्यूम बाई सेकेंड से आप करोगे, केवल वॉल्यूम से करोगे तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आएंगे बस। लेकिन अगर वॉल्यूम अपॉन सेकंड से करोगे, वॉल्यूम पर टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से करोगे तो मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट टाइम निकल आएंगे, पर यूनिट टाइम। यानी एक पर सेकंड कितने मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग टक्कर कर रहे होंगे। अब मैं पर सेकंड का नहीं निकालना चाहता, मैं डेल्टा टी का निकालना चाहता हूं कि डेल्टा टी टाइम में कितने मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे होंगे। तो पर सेकंड को डेल्टा टी से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बार बार रिपीट कर रहा हूं, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम डेल्टा टी। सॉरी बस अब ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि x बाई टी को मैंने क्या लिया ऊपर, vx। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्राइकिंग अलोंग एक्स एक्सिस इन टाइम डेल्टा टी। क्लियर।
अगर मैं ये कहूं कि इसमें से आधे मॉलिक्यूल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे होंगे, आधे नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहे होंगे, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कितने हो जाएंगे, n/2, बोले तो 1/2 NaVx इंटू डेल्टा टी। मतलब मैं अपने हिसाब से भी लिखवाऊंगा भी, ये पहले जानबूझ के लिखवाने से बेहतर पहले समझाना महसूस कर रहा हूं कि समझ में आ जाएगा, फिर लिखवाने में तकलीफ नहीं होगी। हो गए ये इतने मॉलिक्यूल लगातार हर सेकंड, मतलब इतने मॉलिक्यूल डेल्टा टी टाइम में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जाकर दीवार से टकरा रहे होंगे, इतने ही मॉलिक्यूल डेल्टा टी टाइम में नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करके दीवार से टकरा रहे होंगे। क्लियर? एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में आने वाला चेंज कितने के इक्वल है, -2 mvx के इक्वल है। क्लियर? तो फिर इतने मॉलिक्यूल के मोमेंटम में आने वाला चेंज कितने के इक्वल होगा, इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में अगर 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है तो 100 के कितना आएगा, 10 × 100 करके 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात? ये जो टोटल वॉल्यूम में जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आया है, इससे मल्टीप्लाई करके जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आएगा वो कितने समय का होगा, वेरी गुड, डेल्टा टी टाइम का। कितने टाइम का, डेल्टा टी टाइम का। हम कहेंगे डेल्टा टी टाइम में, अच्छा डेल्टा टी क्यों ले रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं छोटा सा लेने के लिए। चेंज एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। टी नहीं ले होने को सही माने में भी लिख सकता हूं, mv माइनस mu अपॉन टी। तो जरूरी नहीं कि तुम इससे भी कंफ्यूज हो सकते हो कि डेल्टा टी क्यों भैया, टी क्यों नहीं ले रहे हैं इसको आप, कि इन टाइम टी ले लेते बेहतर रहता, तो टी से फिर टी सीधे कट ही जाता, तो क्या निकल आता, टोटल टाइम। कुछ बात समझ में ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल आते, तो टी भी ले सकते हैं, पर मैं जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला एफ का ज्यादातर बच्चों को पता होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा पी अपॉन टी भी कह सकते हैं। डेल्टा पी अपॉन टी में टी इज द टाइम टेकन बाय द चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या है ऊपर, फोर्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। लेकिन वो डेल्टा टी क्यों बोला जाता है, अच्छा फिर उसको सीधे हमेशा टी क्यों नहीं लेते, डेल्टा पी अपॉन टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी क्यों लेते हैं, क्योंकि कभी कभी सर ऐसा होता है, हम कहते हैं 2 सेकंड पर मोमेंटम इतना है, 5 सेकंड पर मोमेंटम इतना है, तब जरूरी हो जाता है डेल्टा टी लेना। अदरवाइज अगर कोई समझदार बच्चा होगा कहेगा मैं तब भी डेल्टा टी नहीं लूंगा, मैं क्या ले लूंगा सीधे कि 2 सेकंड से 5 सेकंड के बीच में टाइम कितना बीता, 3 सेकंड। तो वो जो 3 हम लेते हैं ना, नीचे टी की वैल्यू 3 रख देते हैं, वो भी सही मायने में डेल्टा टी ही होता है। और अगर कोई कहे कि भैया सीधे ही दे रखा था क्वेश्चन में कि 3 सेकंड में मोमेंटम में इतना चेंज आया, वो 3 सेकंड का मतलब t1 0 रहा होगा, जहां से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हुआ वहां का t1 0, फाइनली t2 3 सेकंड, डेल्टा टी फिर भी कितना हो गया 3। कुछ समझ में आ रही है बातें? बहुत अलग किस्म से, मतलब इतना ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं मैं कि कोई कभी रह ना जाए आपको कहीं से कहीं तक। लेकिन जब इतने पीछे की बातें चल रही हैं, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर की बात चल रही है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, और बात हम लोग कर रहे हैं कहाँ करके, अच्छा खासा सिलेबस पूरा करने के बाद, तो आपके जो दिमाग में भूल भाल बैठी होगी उसी को कवर करने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, नहीं तो कोई मतलब नहीं था इतनी मेहनत का। अभी बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूं, वापस फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कहूं n/2 इंटू -2 mvx, क्या बताएगा मुझे? ये वाला कैपिटल n/2 इंटू -2 mvx क्या बताएगा मुझे? तो हम बोलेंगे सर ये बताएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम इन टाइम डेल्टा टी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? और सर अगर मुझे वो टोटल चेंज इन मोमेंटम को मैं टोटल टाइम स्पेंड से डिवाइड कर दूं, क्या निकल आएगा? फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। डेल्टा पी पहले मैं निकालूंगा, फिर डेल्टा पी को क्या कर दूंगा, डेल्टा टी से डिवाइड कर दूंगा, मुझे एफ एक्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एफ एक्स को ए से डिवाइड कर दूंगा, क्या मिल जाएगा? पी एक्स मिल जाएगा। मतलब सर एक्स एक्सिस के अलोंग लगने वाला प्रेशर मिल जाएगा। जो प्रेशर एक्स एक्सिस के अलोंग लग रहा होगा, फिर हम कहेंगे सिमिलरली हम यही प्रूफ कर सकते हैं कि वाई एक्सिस के अलोंग भी इतना ही प्रेशर लग रहा होगा और जेड एक्सिस के अलोंग भी इतना ही प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल की कोई भी प्रॉपर्टी हर एक डायरेक्शन में एक जैसी होती है, एक्स के अलोंग भी, वाई के अलोंग भी, जेड के अलोंग भी। मतलब किसी मॉलिक्यूल के एक्स के अलोंग मूव करने की टेंडेंसी भी उतनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास तीनों में बराबर होती है कि एक्स के अलोंग भी वो उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है मूव करने की। ऐसा नहीं होता कि इसके प्रोबेबिलिटी एक्स के अलोंग मूव करने की 40% है, वाई के अलोंग मूव करने की 60% है, जेड के अलोंग 0%, ऐसा नहीं है। सब में वो एक्स के अलोंग भी मूव कर सकता है, वाई के अलोंग भी मूव कर सकता है, जेड के अलोंग भी मूव कर सकता है। तो इसका मतलब पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपस में क्या होंगे? इक्वल। वो सब बात की कहानियां हैं, यहां तक अगर आ जाए तो मैं समझाऊं आगे। लिखवाऊं? पक्का? बहुत अच्छे, लिखो थोड़ा सा, ठीक है ना? 1-2 बातें और लिखनी पड़ेंगी अब, है ना? लिखिए
लिखिए, सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल एन, सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स per unit volume is small n, then since the number of molecules, समझा मैंने दिया है, आप इतना लिखाओगे पेपर में आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब नहीं तो लिखवाऊंगा भी, अगर ये सारी बात जो मैंने समझाई है इतनी देर तक अगर वो सब लिखवाऊंगा भी तो बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, आपकी समझ में आना ज़्यादा जरूरी था, ठीक है ना। तो क्या बताया मैंने, सिंस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n, then the total number of molecules hitting the wall of the container along x-axis, in time delta t is given by small n into a into vx into delta t। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, यही मैंने जो बताया था आपको, ये रहा, ये समझाया ना अभी थोड़ी देर पहले। मैंने क्या बोला, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हिटिंग द वॉल ऑफ द कंटेनर अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, अलोंग एक्स एक्सिस इज कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। यहां तक को डाउट? बहुत बढ़िया, फिर बोलो, फिर है ना, ओके। अब देखिए, इन फैक्ट, अगले आंसर लिखिए, इन फैक्ट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल एक्सपेक्टेड का मतलब देख रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, एक्सपेक्ट ही कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 80% मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और 20% इधर, लेकिन ऑन एन एवरेज हमें 50-50 ही मानना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि अगर ये झगड़ा करने लगे कि 80 मैं इधर मानूंगा 20 उधर, तो दूसरा कहेगा मैं 60 मानूंगा तुम 40 में 40 इधर, तो एक ऑन एन एवरेज 50% उधर 50% इधर, ठीक है ना। तो क्या लिखा, इन फैक्ट हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू मूव अलोंग, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल is expected to move along positive x-axis, half of the molecule is expected to move along positive x-axis and remaining half along negative x-axis, and remaining half along negative x-axis, remaining half along negative x-axis, clear। Therefore the total change in momentum, therefore the total change in momentum along, ठीक है ना, therefore the total change in momentum of the molecule along x-axis, therefore the total change in momentum along, therefore the total change in momentum of molecule in time delta t, of molecule, कोई बात नहीं, और मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा टी, चाहे जैसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, इन टाइम डेल्टा टी अलोंग एक्स एक्सिस। तुमने इसको पहले लिख लिया, उसको बाद में कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है, अलोंग एक्स एक्सिस। कितना हो जाएगा, डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू, बोलो भाई कौन बताएगा, एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू में -2m/v(x), बोलो होगा कि नहीं, बहुत बढ़िया। अब इस सबको सॉल्व करके बताओ मुझे, डेल्टा पी एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा, क्या बच्चे, हाँ कहाँ है, अरे ये मैंने, बेहतर होगा मैं पहले से बताऊँ तो, n/2 इंटू, क्लियर। अब n/n की वैल्यू रख दूंगा, एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी अपॉन 2 इंटू में -2m/v(x), अब ये हो जाएगा माइनस, बाहर लेकर के 2 से 2 कैंसिल, बताओ क्या आ जाएगा, -mn/a(v(x) का स्क्वायर इंटू डेल्टा टी। बोलो भाई बात समझ में आ रही कि नहीं, डेल्टा पी एक्स, व्हाट इज डेल्टा पी एक्स, टोटल चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल। अच्छा बताओ, मोमेंटम में आने वाला चेंज अगर नेगेटिव है तो फोर्स
वॉल का लेंगे या गैसियस मॉलिक्यूल का लेंगे? अगर चेंज इन मोमेंटम माइनस में है ना, तो मैंने कहा कोई चीज जाके टकराई और वो लौट आई, इसका मतलब उधर दीवार ने इस पर इतना फोर्स एक्सर्ट किया कि उसके मोमेंटम में नेगेटिव चेंज आ गया, उसको वापस कर दिया उसने। यानी ये जो नेगेटिव चेंज है, नेगेटिव चेंज इन मोमेंटम रिएक्शन फोर्स को दिखाता है। पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम होता तो वो एक्शन फोर्स को दिखाता। मान लो कि किसी बॉडी का मोमेंटम अभी कितना है, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, मैं उस पर इधर से फोर्स लगा के उसकी वेलोसिटी को बढ़ा देता, दिस इज द पॉजिटिव चेंज इन मोमेंटम। तो ये किसको दिखाता? एक्शन को। लेकिन सर सामने से फोर्स लग करके उसके मोमेंटम में नेगेटिव चेंज आ गया, मतलब नेगेटिव में हो गया मोमेंटम, तो इसका मतलब सामने से फोर्स लग रहा होगा। तो अब ये जो फोर्स निकलेगा मेरा, ये एक्सर्टेड बाय द गैस है या एक्सर्टेड बाय द वॉल है? वॉल है। द टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर, है ना, एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑफ द कंटेनर along x axis, along x axis, x axis के along टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट करेगी? Fx बराबर फॉर्मूला सर डेल्टा px अपॉन डेल्टा t। डेल्टा px का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, माइनस का mna vx का स्क्वायर इनटू में डेल्टा t अपॉन डेल्टा t। सर डेल्टा t से डेल्टा t कैंसिल, क्या निकल के आ गया भाई? Fx इज इक्वल टू माइनस mna vx का स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल along x axis on the gaseous molecules। गैस के मॉलिक्यूल पर, बार बार कह रहा हूं, गैस के मॉलिक्यूल पर x axis के along दीवार कितना फोर्स लगा रही होगी, कितना फोर्स लगा रही होगी। क्लियर? अब आप कहेंगे सर ये दीवार का फोर्स कहां से हुआ? ये तो उस छोटे से पार्ट का हुआ ना। क्लियर है? यही दीवार का भी होगा। कारण बताओ? क्योंकि जब मैं भी फोर्स ही तो निकाला हूं, तुम उस पार्ट का ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया तो पूरी दीवार के लिए भी वही रहेगा ना। कुछ बात समझ ना? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मास पर यूनिट वॉल्यूम निकालना हो तो तुम यहां से एक वॉल्यूम निकालो, या टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो 1 मीटर यहां से लो, चाहे 1 मीटर यहां से लो, बात बराबर ही होगी। समझ में आ रही बात ना? तो टोटल यानी Fx जो है मेरा ये आ गया। अब मैं बोलूंगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वॉल। अच्छा फोर्स हो गया, चलो अभी तो इतना फोर्स ही रहने दो। अब सुनो, ये फोर्स आ गया, लेकिन मुझे फोर्स वॉल का पता करना था या गैस का? गैसियस मॉलिक्यूल दीवारों पर कितना फोर्स लगा रहे हैं ये पता करना मेरे लिए बेहतर होता ना भाई। मेरा मन तो ये हो रहा ना कि मैं तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस का फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, तो मुझे तो चाहिए फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल। जबकि मुझे मिला क्या? फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द गैस। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर उधर से दीवार इतना फोर्स लगा रही है तो गैसियस मॉलिक्यूल ने पहले उस पर इतना लगाया होगा, तभी तो उतना मिला उधर से रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने कहा था कि ये लंबा है और इतने सब कुछ इसमें इतने सारे लॉ आ जाएंगे, ठीक है ना? तो अब मैं यहां लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू गैस, है ना शिवान? समझ लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू गैस क्या हो जाएगा भाई? Fx डैश भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना? इसने Fx ही ले लिया उसको भी। चलो अब मैं क्या करूँ, है ना? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा वैसे Fx डैश मानते हुए। यार एक काम कर लेते ना, इसको Fx लेते, स्मॉल fx, और इसको भी क्या कर देता हूँ, स्मॉल fx। फिर यहाँ पर इसको ले लूंगा कैपिटल Fx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ Fx। बोलो बात समझ आई कि नहीं? नेगेटिव क्यों? क्योंकि रिएक्शन का जस्ट उल्टा लिखना हो तो माइनस के साथ लिखा जाएगा। तो Fx कितना हो जाएगा बताओ? हाँ वेरी गुड। Fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस mna vx का स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा? एक आध डेरिवेशन, बस एक आध ही डेरिवेशन आएगा शायद उसमें भी ऐसा, वेव एंड ऑसिलेशंस में। क्योंकि लास्ट के जो टॉपिक चल रहे हैं ना, ये ऐसे हैं जो 9th 10th में तो इनका कोई लेना देना नहीं था। अब इस वाले टॉपिक का 9th से कोई लेना देना नहीं था ना। तो 9th 10th में पढ़ी होती चीजें जो होती ना, वो जब दोबारा पढ़ाई जाती है थोड़ा लगता है कि नहीं कुछ यूज टू है इससे, नहीं तो ये सब कुछ नया है तो इससे थोड़ा अजीब लगता है। पर जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? Fx बराबर mna vx का स्क्वायर। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अगर ये Fx मिल गया तो बताओ प्रेशर एक्सर्टेड, कोई बड़ी बात नहीं है, हम एक एक चीज को आगे बढ़ाते जा रहे हैं बस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस अलोंग x एक्सिस। बताओ
कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन एरिया होगा। अभी मैंने क्या कहा, जब मैं फोर्स उतने पे देख रहा हूं तो जितने पे फोर्स देख रहा हूं उतने ही का एरिया डिवाइड कर दिया, तो क्या निकला है समझो, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब तुम बड़ी फोर्स लो, बड़ा एरिया लोगे, पर यूनिट एरिया वो भी उतना ही आएगा। नहीं बात समझ में आई? मान लो अगर गैस के मॉलिक्यूल 1 मीटर स्क्वायर पर 40 न्यूटन डाल रहे हैं, तो तुम 100 मीटर स्क्वायर की वॉल ले लो तो वो भी 100 गुना ही हो जाएगा ना फोर्स भी, क्योंकि फिर इतने मॉलिक्यूल, इतने वाले सिलेंडर में इतने ही मॉलिक्यूल गए थे। पूरा बड़ा एनवेलप ले लोगे तो पूरे बड़े के बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी तो जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग फोर्स भी बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, प्रेशर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने एरिया को डबल कर दिया फोर्स भी डबल हो जाएगा, एरिया को 4 गुना कर दिया फोर्स भी 4 गुना हो जाएगा। कारण क्योंकि फोर्स खुद किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। अभी बात समझ आई ना? और कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है? फोर्स एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैंने छोटा सा एरिया लिया तो भी फोर्स उसके अकॉर्डिंग आया, जब मैं बड़ा सा फोर्स एरिया ले लूंगा फोर्स उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है। पी एक्स बराबर एफ एक्स अपॉन है, पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, जगह बने तो कुछ लिखूं। ये हो गया क्या इधर वाला? जल्दी करो। अच्छा ठीक है, ठीक, मिटा दो इसको। क्या देखो सुनो, टोटल क्या होगा है ना, ये जिस दिन मेरा हत्थे चढ़ेगा ना उस दिन पीटेगा बहुत बढ़िया, और बाद में सोचेगा ये क्या हुआ यार, है ना। अभी देखो, अच्छा पी एक्स बराबर कितना जाएगा भाई, एफ एक्स की वैल्यू बताओ जल्दी से, एम एन ए वी एक्स का स्क्वायर अपॉन ए। भाई इस ए से ए कैंसिल ही हो गया। अब जब तुझे कट जाती है तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं रह जाता। तो अब चाहे दीवार आपकी 1000 मीटर स्क्वायर एरिया की हो, चाहे 1 मीटर स्क्वायर एरिया की हो, चाहे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की हो, उससे कोई फर्क, गैसियस मॉलिक्यूल के प्रेशर का एरिया ऑफ द वॉल से कोई लेना देना नहीं होता। हम कहते हैं, हम कहेंगे जो हमारे सिलेंडर के अंदर भरी हुई गैस है वो ऊपर जो कॉर्क लगी है उसके उस पर भी उतना ही प्रेशर डाल रही होगी, तली पे भी उतना ही प्रेशर डाल रही होगी, तली चाहे इतनी बड़ी क्यों ना हो। समझ में आई बात ना? जैसे लिक्विड कॉलम के कारण लिक्विड की तली पर लगने वाला प्रेशर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बड़ा कंटेनर है कि छोटा, बताया था ना। चाहे इतनी चौड़ी टैंक हो चाहे इतना पतला टैंक हो, दोनों में अगर 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है तो दोनों में बराबर प्रेशर पड़ेगा। तली पर पड़ने वाला प्रेशर फॉर्मूला होता है एच रो जी, एच पे हाइट पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द, बहुतों को ये लगता होगा भैया अगर बड़ा एरिया का ले लिया हमने क्या टैंक तो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया हमने पढ़ा एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटता है। जो सिर्फ रट्टा मार पढ़ाई कर रहा होगा, जो ये कहेगा कि मैंने पढ़ा है एरिया बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, वो यही कहेगा हमेशा। लेकिन बच्चे एरिया बढ़ने पर प्रेशर घटता है तो वो किसके लिए होता है? वो तब होता है जब अमाउंट सेम रहे। मान लो मैं हूं, मेरा वेट उतना का उतना ही रहे, जूते मैं थोड़े से फ्लैट करके पहन लूं, ठीक है ना, थोड़े चौड़े जूते पहन लूं, तो तब मैं मानूंगा कि हाँ प्रेशर रिड्यूस होगा। लेकिन आपने अगर टैंक बड़ा लिया तो उसमें क्वांटिटी भी तो ज्यादा ही आएगी 1 मीटर की ऊंचाई में। अगर बेस एरिया बढ़ा दिया हमने, अगर हमने किसी टैंक का बेस एरिया बढ़ा दिया तो 1 मीटर की ऊंचाई तक उसमें पानी भरोगे तो पानी की क्वांटिटी भी तो ज्यादा हो जाएगी ना। तो एरिया बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ गई, इसलिए प्रेशर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़े, प्रेशर बढ़ा उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या चीज? कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि देखना होता है पर यूनिट वॉल्यूम। हमेशा प्रेशर, गैस का प्रेशर ऐसे पड़ता है, ऐसे, सॉरी लिक्विड का ऐसे ऐसे एक लाइन में, और गैस का भी वैसे ही। अब ये गैस का भी ऐसे ही पड़ेगा। अब इस कमरे में गैस भरी हुई है तो ये ऐसे पड़ेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आ रही बात ना? बनाते तो हैं, ऐसा नहीं है, हम बनाते हैं, है ना। बहुत सारे घरों पे देखा टैंक जो है ना जनरली वो सिलेंड्रिकल बनवाते हैं। जो मिस्त्री से बनवाने वाले टैंक होते हैं वो सिलेंड्रिकल बनाए जाते हैं, एक कारण। दूसरा कारण, अब बात समझो, सुनो दूसरा कारण। अब वो तुम मुझसे ये तो पूछ सकते हो कि वो क्या वजह है कि ज्यादातर सिलेंड्रिकल टैंक बनाए जाते हैं, तो मैं बताऊंगा उतना ही। ये बच्चे ध्यान लगा इधर, अगर आप सेम कैपेसिटी का एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाएं कैपेसिटी का और एक क्यूबॉइडल टैंक बनाएं तो सिलेंडर में शीट का जो खर्च आएगा वो कम आएगा, मतलब सरफेस एरिया उसका क्या होगा? कम होगा। सिलेंड्रिकल कंटेनर का सरफेस एरिया कम होने के बावजूद भी उतनी ही कैपेसिटी होगी जितनी कि क्यूबॉइडल का सरफेस एरिया ज्यादा होने पर कैपेसिटी होगी। बोले बात समझ में कि नहीं? किसमें? तो जितनी एक ये भी एक वजह है, दूसरी एक वजह ये भी है, इंजीनियरिंग इस बात को भी कहती है कि अब जितनी ज्यादा जगह जॉइंट होगा,
जितनी ज्यादा जगह पर ज्वाइंट होगा उतने ही ज्यादा जगह से लीकेज के चांसेस बनेंगे। जैसे अब आप क्यूबॉइडल बनाओगे तो आपको 12 एजेस पर ज्वाइंट डालना पड़ेगा, समझ गए ना, 12 एज ज्वाइंट देने पड़ेंगे। और सिलिंड्रिकल बना रहे हो तो सिर्फ आपको ऊपर से एक तो उसका आपका टॉप ढकना होगा, एक बॉटम ढकना होगा बस। यानी कि जो वेल्डिंग करोगे वो कहां पे करोगे, बस दो एजेस पे करोगे, ठीक है ना। ये भी एक रीजन है, इंजीनियरिंग रीजन है वो, लेकिन उसका कोई मैथमेटिकल कोई लेना देना नहीं उस बात से, ठीक है ना। चलो खैर अभी इसको पूरा कर लें दो, हो गया। पी एक्स बताओ कितना आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू एम एन वी एक्स का स्क्वायर, एम एन वी एक्स का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई कि नहीं, बताओ। अब इसके बाद बताओ जल्दी से, सिमिलरली है ना मयंक, ध्यान से समझो तुम, ये तुम नहीं ध्यान दे रहे हो है ना, आजकल लेट भी आने लगे हो। लिखो पी वाई इक्वल टू एम एन वी वाई का स्क्वायर, पी जेड इक्वल टू एम एन वी जेड का स्क्वायर। बोलो बात समझ आई कि नहीं, बहुत अच्छे। अब सारे के सारे मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल पी एक्स के अलोंग जा रहे होंगे, कुछ पी वाई के अलोंग और कुछ पी जेड के अलोंग, बिल्कुल बराबर बराबर मान लिए। टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल, अगर देखा जाए टोटल प्रेशर कितना एक्सर्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे सर टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, वो हो जाएगा भाई पी एक्स प्लस पी वाई, पी बराबर पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, पी डैश कह रहा हूं मैं इसको जानबूझ के, पी डैश, ठीक है। अब अगर ये पी डैश है तो हम जानते हैं सिमेट्री से, बाई सिमेट्री है ना, बाई सिमेट्री पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू पी जेड इक्वल टू पी, मान लो कि तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल, और सिमेट्री से होंगे ही। जैसे मैंने तुम्हें भी बात बताई थी ना कि 3000 में से 1000 इधर चले गए, 1000 ऊपर 1000 नीचे, 1000 एक्स एक्सेस का लॉन्ग 1000 वाई, वैसे ही मैंने इनको इक्वल मान लिया क्योंकि बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। सुनो भाई, हम लोगों के पास, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, हमारे पास ऐसा कोई अभी तक पैमाना नहीं आया जिससे हम ये एग्जैक्ट जान सकें कि कितने इसमें से जो टोटल मॉलिक्यूल गैस के सिलेंडर के अंदर या कंटेनर के अंदर मौजूद हैं उनमें से कितने एक्स के लॉन्ग मूव कर रहे हैं, कितने वाई के, कितने जेड के। तो उनमें सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है सर, जितने टोटल मॉलिक्यूल होंगे उनमें से 1/3 एक्स के अलोंग चल रहे होंगे, 1/3 वाई के अलोंग और 1/3 जेड के अलोंग। क्लियर। अब जब 1/3 मतलब जैसे मान लीजिए 3000 मॉलिक्यूल टोटल हैं, उनमें से 1000 मॉलिक्यूल एक्स के अलोंग मूव कर रहे होंगे, 1000 वाई के, 1000 जेड के। जो 1000 एक्स के अलोंग मूव कर रहे होंगे उनमें से भी 500 पॉजिटिव एक्स के, 500 नेगेटिव एक्स के, 500 पॉजिटिव वाई के, 500 नेगेटिव वाई के, 500 पॉजिटिव जेड के, 500। क्लियर। ऐसा कहने से फायदा क्या मिला, अगर हम इक्वली मान ले रहे हैं तो इसका मतलब जब इक्वल अमाउंट में एक्स के अलोंग मूव कर रहे हैं तो इक्वल ही प्रेशर पी एक्स पे भी पड़ रहा होगा एक्स के अलोंग, यानी कि इन दीवारों पर भी उतना ही प्रेशर, उस वाली दीवार पर भी उतना ही प्रेशर, ऊपर वाली दीवारों पर भी उतना ही प्रेशर रहेगा। मतलब पी एक्स बराबर पी वाई बराबर पी जेड होगा, जिसको हमने किसके एक नए कांस्टेंट पी के इक्वल मान लिया। तो अगर ऐसा है तो आप मेरे को बताओ, मैं कहूंगा यहां से ये पी डैश बराबर कितना हो जाएगा, पी प्लस पी प्लस पी, ठीक है ना। तो यहाँ से P डैश बराबर कितना हो जाएगा, 3P। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 टाइम्स ऑफ P, ठीक है ना, 1/3 टाइम्स ऑफ P। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, 1/3 टाइम्स ऑफ P डैश होगी, अरे भाई 1/3 टाइम्स ऑफ P की वैल्यू, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 टाइम्स ऑफ Px प्लस Py प्लस Pz। P डैश कितने के इक्वल था, Px प्लस Py प्लस Pz के इक्वल था। ये मैं ये भी कह सकता हूं कि तीनों आपको ये पता चल गया यार, Px का लॉन्ग इतना है, Py का लॉन्ग इतना है, Pz का लॉन्ग इतना है। तो बताओ एक डायरेक्शन में 1/3 होगा कि नहीं होगा, मतलब हर डायरेक्शन में 1/3 बढ़ जाएगा। टोटल को पहले टोटल प्रेशर निकाल लेंगे, Px प्लस Py प्लस Pz, दिस इज द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। लेकिन टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस हर एक डायरेक्शन में 1/3 बटेगा, इसलिए प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस की वैल्यू कितने के इक्वल होगी, 1/3 टाइम्स ऑफ Px प्लस Py प्लस Pz। बुक में जाके देखोगे, नहीं पढ़ने पढ़ना है बच्चा, जितना जोड़ लगा लेना, क्योंकि इतना सब कुछ लिखा नहीं है। लिखी है तो कहानी लिखी है दूसरी वाली जो मैंने समझाई है, बहुत देर तक जो समझाई वो कहानी उसमें लिखी हुई है, ठीक है ना। अब इस सबको खुद समझना पड़ता है, इतना आपको समझदार होना चाहिए। b बराबर बताओ कितना हो जाएगा, mn px की जगह पर mn vx का स्क्वायर, mn vy का स्क्वायर, mn vz का
होल स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? सॉरी वी जेड का स्क्वायर। अब यहां से क्या कॉमन आ गया? एम एन। तो P बराबर 1/3 एम एन, और अंदर क्या बचा? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इसकी वैल्यू कितनी थी? शुरू में लिखी थी हमने, ये हो जाएगा P बराबर 1/3 एम एन वी स्क्वायर। वी स्क्वायर था कि सिर्फ कितना था? वी स्क्वायर। लेकिन ये मैंने जो लिया ना जानबूझ करके, देखो ध्यान सुनो, हमने पहले ही शुरुआत में यहां पर ना जब इसको आधा आधा कर दिया था तो ऑन एन एवरेज ले लिया था वो, जब मैंने ये कहा था कि ऑन एन एवरेज इतना होगा, ठीक है? तो तुम लास्ट में भी आकर के लिख सकते हो कि एम एन वी स्क्वायर का बार। नहीं समझे? देखो ध्यान सुनो, मतलब जब हमने कहा कि टोटल वी एक्स को भी जब हमने पूरे लिए टोटल एन मॉलिक्यूल्स, उनमें से आधे उधर कर देते थे आधे इधर, तो हमने कहा ऑन एन एवरेज चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा? 2mvx। जो मैंने 2mvx लिया था ना, बस वहीं पर मुझे पहले करने चाहिए था 2mvx के ऊपर बार। तो अगर हम 2vx के ऊपर बार लगा के चलते तो यहाँ सब जगह यहाँ भी क्या आता? वी स्क्वायर का बार। चाहो तो आप इसको अभी भी कर लो, ठीक है ना? जहाँ जहाँ पी एक्स है उनको pvx स्क्वायर का बार, vy स्क्वायर का बार, vz स्क्वायर का बार। व्हाट डू मीन बाय vx स्क्वायर का बार? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने वाले, ये मैंने किसी एनी मॉलिक्यूल का लिया था, एनी मॉलिक्यूल का। जब हम शुरुआत की थी तो एनी मॉलिक्यूल से की थी, लेकिन अब ऑन एन एवरेज हर एक मॉलिक्यूल की एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी ले लेंगे? वी एक्स स्क्वायर का मीन। मतलब सबकी वेलोसिटीज का मीन निकाल लिया जाए तो समझो काम बन जाएगा। तो वी एक्स स्क्वायर का बार। अब यहां भी हर फॉर्मूले में जहां जहां मैंने वी एक्स स्क्वायर का बार लिया है इसको भी कर देना, यहां ये कर देंगे तो इससे क्या निकल के आएगा? वी स्क्वायर का बार। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं चाहूं तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं? 1/3 एम एन अपॉन वी, वी स्क्वायर का बार। व्हाट इज कैपिटल एन मतलब क्या? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अपॉन में वी क्या? नंबर ऑफ वॉल्यूम। समझ में आ रहा है? स्मॉल एन को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दूं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बहुत मेहनत हो रही है, ये डेरिवेशन इतना आसान नहीं था और तुम्हारे समझ में नहीं आना। मैं इतना जोर लगा के भी अगर नहीं आप समझेंगे ना तो फिर मेरा भी पढ़ाना भी बेकार हो जाएगा, बाकी जो समझ रहे हैं उनको तो आ ही जाएगा, और जो नहीं समझ रहे उनके लिए बहुत मुसीबत बन जाएगी। ये भी क्यों नहीं सोचते हो कि भाई आज छूट गया ना तो फिर कभी नहीं आएगा ये? क्योंकि जिस चीज को आप आज यहां बैठकर इंटरेस्ट लेके नहीं समझोगे तो अपने मन को समझा सकते हो, बस इतना क्या करके चलो कल देख लेंगे यार, एक आध जगह से फिर और पढ़ लेंगे, कुछ किताब से पढ़ लेंगे, कुछ किसी वीडियो से देख लेंगे। ये बस खाली होता है, देख लेंगे कर लेंगे, होता कभी नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ बैठकर नहीं समझ सकता वो फिर अलग से क्या करेगा इसको? पहले ही तुम लोग इससे इतने टेंशन में आ रहे हो, इतना भैया इतना लंबा हो गया करते करते, वी एक्स वी वाई एम एन बी एन पी एन क्या क्या चल रहा है, ठीक है ना? ये तुम्हें लग रहा है ऐसा क्या क्या चल रहा है? क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ, मुझे एक एक चीज समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ। और जो बच्चा मेरे साथ बिल्कुल शुरू से चल रहा है लगातार स्टेप बाय स्टेप, उसको भी समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग भी प्लीज समझ लो ध्यान से। स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कैसे निकाले जाते हैं? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम। स्मॉल एम इज द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का मास एम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज दिस? टोटल मास ऑफ द गैसेस सैंपल। टोटल मास ऑफ द गैसेस सैंपल। P बराबर 1/3, इसको मैं लिख सकता हूं, टोटल मास को मैंने ले लिया मान लीजिए कैपिटल M, और वॉल्यूम को ले लिया क्या? V, और ये हो गया वी स्क्वायर का बार। कैपिटल M मास, V वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द गैस। 1/3 रो वी स्क्वायर का बार। जरा याद करो, मैंने कल यही यूज किया था और आपको कहा था कि कल इसको प्रूफ भी करेंगे। अब देखो कितनी मुश्किल से है ये, हमने वैसे कल यूज कर लिया था कि बस याद कर लो आज के बाद, आज के लिए, कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल या गैस, ये सैंपल कितना होता है? P बराबर 1/3 रो वी स्क्वायर का बार। यही लिया था ना कल वाले डेरिवेशन में, नोट करो, काम हो गया बस। आज के बाद से याद रखेंगे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैसियस मॉलिक्यूल, सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस whose density is rho। ये बच्चे ध्यान लगाओ, अल्टीमेट लास्ट में क्या नतीजा निकला? प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस सैंपल डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द कंटेनर, समझिए ना, या वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, सब कुछ नहीं। सर आपको बस ये पता होना चाहिए किसी गैसियस सैंपल में, अच्छा बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है अल्टीमेटली? दो चीजों पर, नेचर ऑफ गैस भी नहीं, बल्कि बेटर होगा नेचर ऑफ गैस नहीं, डेंसिटी ऑफ द गैस। और डेंसिटी ऑफ गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। यार गजब, कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मैंने बोला डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। बोलो अजीब लग रहा है सही लग रहा है?
क्यों? क्योंकि सर अब तक तो डेंसिटी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड किया करती थी, लेकिन अब आप बोल रहे हो डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। हाँ मैं कह रहा हूं, कारण जब आप किसी गैस को कंप्रेस करके भर दोगे तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, एक्सपेंड कर दोगे, उसी को खुला छोड़ दोगे, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेंसिटी, वही नाइट्रोजन गैस की डेंसिटी इस कंटेनर में कुछ और इस कंटेनर में कुछ और। समझ में आया? हवा की डेंसिटी सर इस कमरे में कुछ और, थोड़ी देर में अगर मान लो हम कहें और भीड़ बढ़ा दो, इसमें जितने लोग बैठे उसके डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, क्या हो जाएगा सर? सफोकेशन होने लगता है। कारण क्योंकि डेंसिटी क्या हो गई? एयर की डेंसिटी बढ़ गई है। मतलब वो जो एयर थी ना कमरे में, पहले वो पूरे में फैल रही थी, उसका रैंडम मोशन ज्यादा हो रहा था, उसको स्पेस ज्यादा मिल रहा था गैसेस मॉलिक्यूल को घूमने फिरने के लिए, लेकिन सर अब क्या हो गया? स्पेस आपने कम कर दिया, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द गैस पर। नेचर ऑफ द गैस भी नहीं बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ द गैस पर। कोई भी गैस हो उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। कमरे के अंदर भरी हुई कोई भी गैस हो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर भी ज्यादा पड़ेगा। मेरी बात को समझ में आ रही है? अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब मान लो आपके किचन सिलेंडर में ठूस ठूस के गैस भर दी गई होगी, बताओ डेंसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? जितना ज्यादा ठूस ठूस के भरेंगे उतना ज्यादा डेंस होगी, जितनी ज्यादा डेंस होगी प्रेशर उतना ही होगा कि नहीं होगा? सर सिलेंडर में आप जितने, इससे भी अच्छा एग्जांपल हवा का, टायर का, आपकी साइकिल के टायर का, सर उसमें जितना ज्यादा ठूस ठूस के हवा भर देंगे, हवा पहिया उतना ही टाइट हो जाएगा। सर जब हम कहते हैं ना भाई फुल हो गई हवा, तो इसको दबा के देखने की कोशिश करते हैं, हाथ से दबाना दब नहीं रहा है सर, मतलब इतना डेंस हो गया जैसे कोई सॉलिड हो गया हो। समझ में आ रही बात ना? हवाई तो भरी है, उसमें है तो गैस ही, लेकिन हम दबा भी नहीं पाते हैं। अगर बढ़िया टाइट भरवा दी गई हो हवा पहिए में तो हम दबा पाते हैं क्या उसको? नहीं। कारण क्योंकि सर डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। अब डेंसिटी ज्यादा है तो पहिए के ऊपर प्रेशर भी फटने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि हाईवे पर ज्यादा तेज ज्यादा हवा भरा करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि एक तो पहले उसमें हवा ज्यादा होती है, फिर वो चलने की वजह से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ने लगता है। मूवमेंट से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है। गैसेस मॉलिक्यूल फ्रिक्शन के कारण टेम्परेचर बढ़ेगा तो सर गैसेस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। टेम्परेचर बढ़ने पर भी प्रेशर बढ़ता है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो आपके टायर का जो वॉल्यूम है वो तो रहा फिक्स, टेम्परेचर बढ़ता गया, उसकी वजह से अंदर की गैस का प्रेशर बढ़ता गया। तो गर्मियों में अक्सर टायर फटने के चांसेस इसलिए ज्यादा होते हैं। बोलो समझ में आ रहा है भाई? इतनी सारी बातें अगर समझ में आ रही ना, एक छोटी सी बात समझ में आ रही है सर? किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी पर। सर जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, जितनी कम होगी उतना ही कम होगा। मीन्स वही तो हुआ, गैस जितना फैल जाएगी, क्या बॉयल्स लॉ को फॉलो कर रहा है या बॉयल्स लॉ इसको फॉलो कर रहा है? हम इसी के हेल्प से सारे लॉ प्रूव करेंगे। फिर बाद में यही आया था कि ये लॉ सही मानों में उन सबका खात्मा कर देता है। इसके हेल्प से बॉयल्स लॉ भी प्रूफ हो जाएगा, इसके हेल्प से चार्ल्स लॉ भी प्रूफ हो जाएगा, इसके हेल्प से अवोगाड्रो लॉ भी प्रूफ हो जाएगा। सारे लॉ इसकी हेल्प से प्रूफ हो जाएंगे। कुछ बात समझ में ना? तो अल्टीमेट लॉ सही मायने में ये है। नहीं, पहले वही आए थे फिर ये आया। जैसे पहले आपका थर्ड लॉ भी है, मतलब फर्स्ट लॉ आया था, बाद में सेकंड लॉ आया था, फिर लेकिन सेकंड लॉ को क्या बोला गया कि सेकंड लॉ इज द रियल ऑफ मोशन। वैसे मैं भी कह रहा कि अगर वो नहीं आए होते तो ये उसको क्या कर दिया होता? सब संभाल लेता है अपने अंदर। लेकिन वो कैसे आए थे? तब फोकस एरिया छोटा था, बॉयल्स केवल एक चीज पे फोकस कर रहे थे, प्रेशर और वॉल्यूम पर। ये सब पे फोकस करता हुआ है, ठीक है ना? समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छे। दूसरी बात, वी स्क्वायर के बार पे डिपेंड करेगी सर, यानी एवरेज वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। और एवरेज वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा एवरेज वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी, प्रेशर एक्सिस बाय द गैस भी उतना ही ज्यादा होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा बाकी बच्चे चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? वहाँ तक हो गया होगा? बहुत अच्छे, हाँ ओके। चलिए बायो वाले बच्चे बायो क्लास में जाएंगे, आज क्लास में इतना काफ़ी है, ठीक है ना? एक मिनट हो गया।